मीडिया को अपनी तस्वीर लेता देख अयांश की नींद पूरी तरह से खुल जाती है और वो उठने की कोशिश करता है। तब जाकर उसे अपने सीने पर सिर रखकर अभी भी गहरी नींद में सोती हुई एकांशी दिखाई देती है। एकांशी को अपनी बाहों में सोता देख अयांश झटके के साथ उसे खुद से अलग कर देता है और उठकर अपने शर्ट को पहनते हुए समझ जाता है कि ये सारे यहाँ इसलिए है क्योंकि वो एकांशी के साथ एक ही बेड पर था और मीडिया में इस न्यूज को किसी ने लीक किया है। लेकिन वो इस उलझन में भी था कि वो इस कमरे में एकांशी के साथ क्यों था। इन्हीं सब ख्यालों में उलझे हुए वो मीडिया वालों की ओर एक नजर देखता है और गुस्से में चिल्लाता है, पुटियो कैमरा डाउन। अयांश के झटके से अपनी बाहों से उतारने के बाद भी एकांशी की आंखें नहीं खुली होती, लेकिन चिल्लाने से उसकी नींद खुल जाती है और वो अपनी आधी खुली आंखों से सामने अयांश के गुस्से से लाल हो चुके चेहरे को देखती है, जिससे एक झटके में अपनी जगह पर ही उठकर बैठ जाती है। तब उसकी नजर मीडिया वालों पर पड़ती है जो उसकी ही तस्वीर खींच रहे होते हैं। उनकी तस्वीर लेने की वजह अभी भी उसे समझ नहीं आई होती और वो अपने हाथों को कंबल पर कसते हुए अयांश की तरफ ही देखने लगती है। मीडिया के द्वारा एकांशी की तस्वीर लेता देख अयांश और भी गुस्से से चिल्लाता है, अपने कैमरे को बंद कर दो। अयांश की धमकी सुनकर सारे मीडिया वाले अपने कैमरे को उसकी ओर ही घुमा लेते हैं और उसे सवाल पर सवाल करने लगते हैं। बिजनेस की दुनिया में इतना बड़ा नाम करने के बाद आप यहाँ होटल रूम में इस तरह से पाए गए हैं और जहाँ तक हमें जानकारी है आपके बेड में पाई जाने वाली लड़की मिस एकांशी राठौड़ इंदौर के नामी बिजनेसमैन अनुराज राठौड़ की इकलौती बेटी। तो क्या आप दोनों लिविंग रिलेशन में हैं? क्या आप जल्द ही शादी करने वाले हैं या ये सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड की तरह था? खुद के बारे में इतनी बुरी बातें सुनकर एकांशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उठकर अपने कपड़ों को ठीक करती है और दौड़ते हुए वॉशरूम में भागकर दरवाजे को लॉक कर लेती है। एकांशी को भागता देख सब मीडिया उसके पीछे जाते हैं, लेकिन एकांशी दरवाजे को लॉक कर चुकी होती है, जिससे वो वापस अयांश की तरफ मुड़े ही होते हैं कि वहाँ अयांश का असिस्टेंट राघव और कुछ गार्ड्स आ जाते हैं, जिसे देखकर मीडिया के जर्नलिस्ट अपने कैमरे को नीचे करने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अयांश दूसरे की पर्सनल लाइफ में घुसने वाले रिपोर्टर से नफरत करता है और अब जब उसके गार्ड्स और असिस्टेंट आ गए हैं तो उससे कुछ भी पूछ पाना नामुमकिन ही है। राघव अयांश के चेहरे पर तनाव और उसके कपड़ों को इस तरह से बिगड़ा हुआ देखकर उन मीडिया वालों की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, जो भी न्यूज तुम सब ने कवर किया है उसे इसी कमरे में डिलीट कर दो, वरना न्यूज लीक हुई तो इसका अंजाम तुम सब अच्छे से जानते ही हो। राघव की बात सुन एक आदमी हिम्मत भरे लहजे में कहता है, आप हम सब पर दबाव नहीं बना सकते, न्यूज कवर करना हमारा हक है और हम इसके लिए काफी मेहनत भी करते हैं। उस एक रिपोर्टर की बात सुनकर सभी मीडिया वाले राघव की बात का विरोध करने लगते हैं। तभी कमरे में सुनीता, दिनेश, नक्श, मायरा और अनुराज भी आ जाते हैं। सुनीता सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर मीडिया की तरफ देख कर कहती है, इस कमरे में इतनी मीडिया क्यों है? सारे परिवार वालों को कमरे में देख मीडिया वाले एक बार फिर अपना कैमरा चालू कर देते हैं और अनुराज के सामने जाकर पूछते हैं, मिस्टर राठौड़, क्या आपको इस बारे में पता है कि मिस्टर अयांश और मिस एकांशी लिविंग रिलेशन में है? क्या इस फैसले में परिवार का पूरा सहयोग है? एकांशी का नाम अयांश के साथ जुड़ता सुनकर अनुराज उन मीडिया वालों पर भड़क जाते हैं और एक आदमी का कॉलर पकड़कर गुस्से में चिल्लाते हैं, क्या बकवास है ये सब? अनुराज के गुस्से और पूरे परिवार को कमरे में देखकर अयांश मीडिया के सामने और ज्यादा तमाशा नहीं बनवाना चाहता था, इसलिए वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो सभी मीडिया वालों को कमरे से 30 सेकंड में निकाल दें। अयांश का ऑर्डर सुनकर सभी गार्ड्स उन मीडिया वालों को कमरे से निकालने की कोशिश में लग जाते हैं। लगभग 5 मिनट के खींचातानी के बाद गार्ड्स उन मीडिया वालों को कमरे से निकालने में सफल हो जाते हैं। राघव भी हालात की गंभीरता को समझते हुए कमरे के दरवाजे को लॉक करके बाहर चला जाता है। सभी गैर लोगों के बाहर निकल जाने पर अनुराज गुस्से से फटते हुए अयांश की तरफ देख कर कहते हैं, आखिर ये मीडिया वाले मेरे बेटी का नाम तुम्हारे साथ क्यों जोड़ रहे थे? इधर एकांशी वॉशरूम में आने के बाद बीते कुछ घंटे पहले की बात याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता, जिससे वो रोते हुए दरवाजे से लगकर बैठ जाती है और समझ नहीं पाती कि वो अयांश के साथ कमरे में कैसे आई थी। खुद में उलझे वो सब कुछ सुलझाने की कोशिश कर ही रही होती है कि उसे अपने पापा की तेज चीखने की आवाज आती है, जिससे वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए खड़ी होती है और हिम्मत करके दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलने पर सब उसकी ओर ही देखने लगते हैं। सुनीता के चेहरे पर शांति के भाव होते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद बाकी लोगों के चेहरे पर हैरानी और तनाव साफ नजर आ रहे होते हैं। एकांशी के रोते चेहरे को देखकर अनुराज कुछ हद तक मामला समझ जाते हैं और उसकी ओर ही बढ़कर कहते हैं, तुम कहाँ थी पूरे पार्टी के दौरान? क्या तुम अयांश के साथ थी? और ये मीडिया वाले क्या बकवास कर रहे थे तुम्हारे और अयांश के बारे में? भाई, आप एकांशी के साथ थे, लेकिन क्यों? नक्श भी उदास मन से पूछता है, अयांश ये सब क्या हो रहा है? दिनेश भी सवालों में उलझे हुए पूछते हैं। सभी को अपनी तरफ देखकर सवाल करता सुन अयांश खामोशी से बेड पर बैठ जाता है और कुछ देर तक अपने ही मन में अपने सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हुए इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसे कुछ घंटे पहले नशे की दवा दी गई थी, जिसकी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन उसे इस बात का एहसास भी था कि उसने नशे की हालत में एकांशी के साथ कुछ ऐसा किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। वो सही नहीं हुआ था, लेकिन उसके दिमाग में ये सवाल भी घूम रहा होता है कि एकांशी ने मुझे उसे छूने से क्यों नहीं रोका? क्या वो मुझे उकसाने की कोशिश कर रही थी या फिर मेरी तरह ही उसे भी होश नहीं था? मुझे नशा किसने दिया था? अयांश अपने ख्यालों में डूबा ही होता है कि अनुराज एकांशी पर चिल्लाते हैं, आप अयांश के साथ कमरे में क्यों थी?
अनुराज की चीख से एकांशी डर से कांप जाती है और रोते हुए नीचे फर्श पर बैठ जाती है। उसे भी ये नहीं याद था कि वो अयांश के साथ कमरे में कैसे और क्यों थी, जिससे वो रोते हुए अपना मुंह कुछ बोलने के लिए खोली ही होती है कि अयांश बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और आगे एकांशी की तरफ बढ़कर थोड़ा झुकता हुआ उसकी कलाई पकड़ लेता है और उसे फर्श से उठाकर अपने साथ लेकर कमरे से निकल जाता है। अयांश के इस हरकत को देखकर नक्श और अनुराज उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक पल के लिए भी एकांशी का हाथ नहीं छोड़ता और चलते हुए हॉल के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां पर कोई भी नहीं था। दोनों के जाते ही सुनीता अपना फोन निकालकर मीडिया द्वारा कास्ट किए हुए न्यूज को देखने लगती है, जिससे अनुराज और नक्श के साथ साथ दिनेश और मायरा भी फोन में देखने लगते हैं। फोन स्क्रीन पर एकांशी और अयांश एक दूसरे के बाहों में बेड पर सोए होते हैं, जिसे देखकर अनुराज गुस्से से भर जाते हैं और नक्श निराशा में डूबकर वहीं पास में रखे सोफे पर बैठ जाता है। अनुराज सारे मामले को समझकर कमरे से निकलकर एकांशी को ही ढूंढने लगते हैं। इधर अयांश के इस तरह खींच के कमरे से निकल आने पर एकांशी और भी ज्यादा डर जाती है और वो अपने सिर को नीचे किए हुए हिम्मत करके अयांश से कहती है, मुझे जाने दीजिए, मुझे पापा को सब कुछ समझाना है। क्या समझाओगी कि हमने कैसे रात बिताई, किस तरह से मेरी बाहों में थी तुम? अयांश गुस्से से एकांशी की कलाई को दबाते हुए कहता है। एकांशी अयांश के इस तरह के रूप को देखकर घबरा जाती है और उसके माथे पर पसीना जमा होने लगता है। वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोली ही होती है कि अयांश फिर कहता है, क्या किया था तुमने मेरे साथ? मुझे अच्छे से पता है, मैं अपना नियंत्रण खुद पर से ऐसे ही नहीं खो सकता। तुमने मुझे उकसाने की कोशिश की थी, टेल मी। अयांश का सवाल एकांशी के दिल को चोट पहुंचा रहा था, जिससे उसके आंखों में आंसू जमा हो गए थे और उसकी धड़कनें डर से तेज होने लगी थी। लेकिन अयांश के गुस्से को देखकर वो कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी उसके कानों में अपने पापा की आवाज आती है, हाथ छोड़ो उसका। अनुराज को अपने सामने देख अयांश एकांशी का हाथ छोड़ देता है और उनकी ओर ही देखने लगता है। एकांशी की भी हिम्मत नहीं होती कि अपने पापा का सामना करे और उनसे कुछ भी बात करे, लेकिन अनुराज दोनों के करीब आकर अपने गुस्से को पीते हुए कहते हैं, क्या जो कुछ भी न्यूज में दिखाया जा रहा है वो सच है? अनुराज के सवाल पर एकांशी घबराए हुए मन से और अपनी मासूम आंखों से उन्हें देखते हुए बस इतना ही कहती है, पापा मुझे बात करनी है आपसे। मैंने जो पूछा है उसका जवाब हाँ या ना में दो, उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई बात बचेगी करने को, जवाब दो। अनुराज एकांशी पर चिल्लाते हैं। अनुराज के चीखने से एकांशी अपने एक हाथ से अयांश के आस्तीन को पकड़ लेती है और बिना कुछ बोले रोती रहती है। एकांशी के ऊपर उसके पापा का दबाव देखते हुए अयांश बिना बात को घुमाए सीधे कहता है, सब कुछ सच है, मैं और ये लड़की साथ थे पार्टी के दौरान। अयांश के मुंह से इतना सुना था कि अनुराज गुस्से में अपना हाथ एकांशी को मारने के लिए उठाते हैं, लेकिन अयांश एकांशी का हाथ पकड़कर झट से अपने पीछे कर लेता है, जिससे वो थप्पड़ सीधे अयांश के चेहरे पर पड़ जाता है। अयांश के चेहरे पर थप्पड़ पड़ता देख एकांशी अपने हाथ को अयांश के आस्तीन पर और भी कस देती है और अपनी आंखें मीच कर बंद कर लेती है। अयांश भले ही एकांशी को लेकर संदेह में था और इस बात को लेकर उलझा हुआ था कि उसे नशा किसने दिया था, लेकिन फिर भी वो समझता था कि अगर उसने एकांशी का साथ नहीं दिया तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि अब एकांशी का नाम उसके साथ ऐसे स्कैंडल में फंसा था जहां से एकांशी के हाथ में सिर्फ बदनामी ही आती। इतना सब कुछ सोचते हुए अयांश फिर कहता है, मैं इससे शादी करूंगा, मैं अपनी जिम्मेदारियों से आज तक नहीं भागा और आज से कभी से एकांशी मेरी जिम्मेदारी है। अयांश की बात सुनकर अनुराज कुछ शांत हो जाते हैं और एकांशी अपनी आंखें खोलकर अपना हाथ अयांश के आस्तीन से हटा लेती है। उसका दिल इस बात पर खुश था या दुखी उसे भी समझ नहीं आ रहा था। जब से उसने अयांश को देखा था तब से उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन उसने अपने ख्वाबों में भी इस तरह की शादी के बारे में नहीं सोचा था, जिससे उसका दिल इस वक्त अलग ही कश्मकश में उलझा हुआ था। अयांश की बात पीछे खड़े सुनीता, दिनेश, मायरा और नक्श भी सुन चुके होते हैं, जिससे दिनेश और सुनीता अनुराज को शांत करते हुए कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं, जबकि मायरा एकांशी को लेकर वहां से हट जाती है। लेकिन नक्श अभी भी वही खड़ा होता है और अयांश की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखते हुए कहता है, पता है भाई, मॉम मुझसे हमेशा कहती थी कि आप सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, और मैं हमेशा उनसे लड़ जाता था आपके लिए, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मॉम सही थी। आप सिर्फ खुद के लिए सोचते हो। आप जानते थे कि मैं एकांशी से प्यार करता हूँ, फिर भी आप उसके साथ। आप दोबारा मुझे अपना भाई मत कहिएगा, आई हेट यू। इतना कहकर नक्श वहां से चला जाता है, लेकिन अयांश को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। उसके चेहरे पर अभी भी बिल्कुल ठंडा भाव था, जैसे उसे पहले से ही इस बात का आभास हो चुका था कि इस स्कैंडल के बाद नक्श उससे नफरत करने लगेगा। लेकिन बचपन से अकेले रहने की वजह से उसे किसी के नफरत या प्यार से क्या ही फर्क पड़ने वाला था। इधर एकांशी को होटल के कमरे में लाने के बाद मायरा उसके लिए कुछ खाने को लेने जाती है। तब सुनीता उसे एकांशी के पास ही रुकने को कहती है और खुद उसके लिए कुछ खाना लेने चली जाती है। खाना लेने के बाद कमरे में आने से पहले सुनीता उस खाने में कंट्रासेप्टिव की पिल्स मिला देती है ताकि एकांशी प्रेग्नेंट ना हो और सारी संपत्ति का अगला वारिस नक्श की ही पहली औलाद हो। इधर मीडिया के जरिए ये न्यूज बिजनेस वर्ल्ड में तुरंत फैल गई, जिससे अयांश का नाम बिजनेस की दुनिया में खराब होने लगा और उसकी कंपनी के शेयर्स लगातार गिरने भी लगे। उसकी कंपनी से कई सारे इन्वेस्टर ने अपना प्रोजेक्ट वापस ले लिया, काफी सारे एम्प्लॉय भी रिजाइन करने लगे। लेकिन इससे अयांश पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके पास अभी भी काफी प्रोजेक्ट और काफी पैसा था, जिससे वो कंपनी की मार्केट में वैल्यू आसानी से बढ़ा सकता था। स्कैंडल के तीसरे दिन तक सभी मीडिया को ये बात भी पता चल गई कि अयांश आदित्य एकांशी राठौर से शादी कर रहा है, जिससे वो सब उनकी शादी में अपनी न्यूज के लिए मसाला ढूंढने के लिए पहुंच गए। लेकिन इस बार उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा और दोनों की शादी बिना किसी स्कैंडल के समाप्त हो गई। इधर वर्तमान में सुनीता के जाने के बाद अयांश वापस अपने लैपटॉप को खोलकर बैठ जाता है। उसका दिमाग इस वक्त पहले से ही सुनीता की वजह से गुस्से में जल रहा होता है। ऐसे में वो सीसीटीवी फुटेज को देखने लगता है। लगभग आधा वीडियो चलने के बाद उसे एकांशी एक जूस में कोई पिल्स डालती हुई नजर आती है और वो वेटर को उसकी तरफ इशारा करती है। वेटर भी एकांशी के बताए गए निर्देश के अनुसार वो जूस उसे दे देता है और उस जूस को पीने के बाद ही उसे नशे जैसा महसूस होने लगता है। एकांशी भी साजिश की शिकार थी। इस बात का एहसास अयांश को फुटेज देखने के बाद भी पता नहीं होता, क्योंकि सुनीता ने सब कुछ बड़े ही चालाकी से सीसीटीवी से छुपा कर किया था।
ताकि सारे सबूत एकांशी के खिलाफ ही दिखे। वीडियो देखकर अयांश और भी ज्यादा नफरत से भर जाता है और उसके चेहरे पर निराशा और आंखों में गुस्सा साफ नजर आने लगता है। आखिर क्या करेगा अयांश इस वीडियो को देखने के बाद, जानने के लिए सुने। डाइनिंग टेबल पर बैठी पानी पीती हुई एकांशी को अपने पेट से आवाजें सुनाई देने लगी थी। भूख की वजह से अब उसे चलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। काफी देर तक पानी पीते रहने के बाद वो मन में सोचती है, आखिर मैं अयांश को कैसे कहूँ कि मैं इस रिश्ते का बोझ नहीं उठा सकती। इस तरह की शादी का ख्वाब मैंने कभी नहीं देखा जिसमें मेरा पति ही कभी मेरे करीब नहीं आता, मुझसे बात नहीं करता, यहाँ तक कि मेरी वजह से अपने खुद के कमरे में नहीं आता। कुछ भी तो ठीक नहीं है हमारे बीच, जो मैं अपने प्यार और इस उलझी हुई शादी को बचाने की कोशिश करूँ। मेरा अयांश के लिए प्यार काफी नहीं है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसा सोचते हुए एकांशी ने अपने हाथों से गिलास को पकड़ा और अपने सिर को झुकाकर उसके अंदर देखने लगी। उसके आंखों के आंसू उस गिलास में गिरने लगे। इधर फुटेज देखने के बाद अयांश गुस्से में ही उस पेन ड्राइव को निकालकर पूरे जोश के साथ दीवार पर फेंक देता है, जिससे उस पेन ड्राइव के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन अभी भी अयांश को एकांशी के प्रति नफरत घेरे जा रही थी, जिसकी वजह से उसने अपने लैपटॉप को भी नीचे जमीन पर फेंक दिया और चलते हुए केबिन से बाहर जाने लगा। तभी वहाँ राघव अपने हाथ में कुछ खाने का सामान लिए हुए आता है और अयांश को गुस्से में देखकर थोड़ा घबराते हुए कहता है, सर वो आपने जो नाश्ता मंगाया था वो मैं ले आया हूँ, आप प्लीज कुछ खा लीजिए, हमारी मीटिंग भी है न्यूयॉर्क वाले क्लाइंट के साथ, कैंसिल द मीटिंग। कहते हुए अयांश केबिन का दरवाजा जोर से बंद करता है और बिना राघव की आगे की बात सुने लंबे लंबे कदमों से चलते हुए ऑफिस से निकल जाता है। कार में बैठने से पहले वो खुद को घर जाने से काफी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिल में एकांशी के लिए गुस्सा और नफरत इतना बढ़ चुकी होती है कि उसे लगता है कि जब तक वो एकांशी को तकलीफ नहीं दे देता उसे चैन नहीं मिलेगा। उसके आंखों के आंसू, उसका दर्द अयांश के दिल में घर कर चुकी नफरत और गुस्से को कम कर देगा। ऐसा सोचते हुए वो अपनी कार में बैठ जाता है और अपने घर की ओर तेजी से जाने लगता है। घर के अंदर आते ही अयांश की नजर एकांशी पर पड़ती है, जो अपने सिर को नीचे किए डाइनिंग टेबल पर ही बैठी हुई थी। एकांशी को देखकर अयांश का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच जाता है और वो लंबे लंबे कदमों से चलता हुआ एकांशी के पास पहुंचकर उसका हाथ पकड़ता है और खींचते हुए उठाकर उसे एक दीवार से लगा देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नशे की गोली देने की? पहले मैंने सोचा था कि वो मेरी राइवल कंपनी का काम होगा, लेकिन मैं गलत था, वो तुम थी। अयांश अपने हाथों को दीवार से लगाकर एकांशी पर चिल्लाते हुए कहता है। काफी दिनों से अच्छे से खाना ना खाने और लगातार तनाव में रहने से एकांशी का शरीर अब कमजोर होने लगा था। उसके आंखों के सामने खड़ा अयांश अब उसे धुंधला नजर आने लगा था और उसके कानों में अयांश की आवाज गूंज रही थी, जिससे उसे कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी पलकें अब भारी होने लगी थी और ना चाहते हुए भी बंद होती जा रही थी। एकांशी की हालत पर बिना कोई ध्यान दिए अयांश अब उसकी गर्दन पकड़ लेता है और दबाते हुए उसे दीवार से और भी मजबूती से लगा देता है। वो इस कदर गुस्से में होता है कि उसे इस बात का एहसास तक नहीं होता कि उसकी इस हरकत से एकांशी को दर्द हो रहा होगा। वो दर्द से कराह उठी और उसकी सांसें तेज होने लगी। इससे पहले कि वो कुछ भी कहने के लिए अपना मुंह खोलती, अयांश ने फिर कहना शुरू कर दिया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई लड़की इस तरह की हरकत सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए कर सकती है। किस तरह के शौक है तुम्हारे? रोज नए नए मर्दों से खेलना या सिर्फ उन मर्दों के साथ रात बिताना जो तुम्हें पसंद आ जाएं? अयांश की बातें अभी भी एकांशी को पूरी तरह से साफ सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन कुछ हल्की आवाज उसके कानों में जा रही थी, जिसे सुनकर उसे इतनी तकलीफ हो रही थी जितनी तकलीफ उसे अयांश के साथ मीडिया न्यूज में होने और शादी के रात को अकेले छोड़ देने के बाद भी नहीं हुई थी। अयांश की इतनी अपमानित भरी बातों ने माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया था, जिससे अगले कुछ पलों तक एक खामोशी पसरी रही। अपने इस भोले और मासूम से चेहरे का इस्तेमाल करके आज तक कितने लड़कों को फंसा चुकी हो। इतना कहते हुए अयांश एकांशी की आंखों में देखने लगता है, जो आंसुओं से भरी उसी को एक तक बेबसी और दुख के साथ देख रही होती है। एकांशी के गोरे छोटे से चेहरे पर आंसुओं को गिरता देख अयांश का गुस्सा कुछ शांत होने लगता है और उसके हाथों की पकड़ एकांशी के गले पर कमजोर पड़ने लगती है। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है कि ये अपने मासूम से चेहरे से लोगों को इसी तरह अपने जाल में फंसाती होगी। उस रात मुझे अपनी इन्हीं भोली और मासूम आंखों से उकसाने की कोशिश की होगी। इतना सोचते हुए उसने एकांशी के गले को एक बार फिर दबाना शुरू कर दिया। वो बिना आगे कुछ बोले उसकी आंखों में अपने सवाल का जवाब ढूंढने लगा। जब उसे एकांशी की आंखें और भी ज्यादा मायूसी में डूबी हुई दिखाई देने लगी, तब उसे लगने लगा कि वो एकांशी के दिल की बात उसकी आंखों या उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता नहीं लगा सकता, जिससे उसने चुप्पी तोड़ते फिर कहा, मुझे बताओ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? तुम्हारी ये खामोशी मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिला रही है। अयांश का सवाल और उसका गुस्सा इतना आक्रामक था कि वो उसके हर एक हरकत से डरी हुई थी और वो उसे बताती भी क्या। उसे तो उस रात की एक भी बात याद नहीं थी, फिर भी उसने धीमी आवाज में रोते हुए खुद को मजबूत बनाकर कहा, जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है। अयांश एकांशी का जवाब सुनकर काफी देर तक चुप खड़ा रहा। उसे लग रहा था कि उसका दिल अब गुस्से से फट जाएगा, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से को दबाने की भरपूर कोशिश की और एकांशी के गले पर कसे उसके हाथ अब ढीले पड़ने लगे। अगले ही पल उसका गुस्सा हंसी में बदल गया और उसने उससे दूरी बनाते हुए कहा, गेम खेलना चाहती हो मेरे साथ? इतना कहते हुए वो थोड़ा मुस्कुराया और अगले ही पल अपने दांत पीसते हुए एकांशी पर झपटा और चिल्लाते हुए बोला, तो तुम्हें मेरे साथ गेम खेलने में मजा आने वाला है। अब मैं तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुम भी याद रखोगी कि अयांश आदित्य धोखा देने और झूठ बोलने वाले लोगों का क्या हसर करता है। वो उसकी ओर इतनी नफरत भरी निगाहों से देख रहा था जैसे वो कोई गंदी सी चीज हो। थोड़ी देर बाद वो अपने दांतों को पीसते हुए एकांशी को छोड़ देता है और किचन में लगे सिंक तक जाने से पहले गुस्से में कहता है, लेट्स प्ले, अब जब तक तुम्हारे अंदर जान रहेगी तब तक मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। इतना कहते हुए वो अपने हाथ को धोता है और बिना एक पल भी गवाए वहां से चला जाता है। एकांशी अयांश के गुस्से का सामना नहीं कर सकती थी। उसने कभी भी अपने प्रति किसी का इतना गुस्सा नहीं झेला था, जिससे वो अयांश को वही दीवार से चिपकी हुई बाहर जाते देखती रही। एक बार जब अयांश मेन गेट से बाहर चला गया तो वो बिल्कुल थकी सी जमीन पर गिर गई। उसके आंखों से आंसू छलक पड़े। वो सोचने लगी, आखिर मैंने ऐसा क्या किया था पार्टी में जो अयांश मुझसे इस कदर नफरत करते हैं? क्या सच में मैं गलत हूँ? मैं अयांश को कभी नहीं बता पाऊंगी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। सोचते हुए वो जमीन से किसी तरह संघर्ष करते हुए उठी और सोफे तक चली गई। अयांश भले ही एकांशी पर गुस्सा निकालकर बाहर आ गया था, लेकिन उसे अभी भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सोचा था कि अगर वो एकांशी पर यातना करेगा तो उसे कुछ हद तक शांति मिल जाएगी, लेकिन एकांशी पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकालकर उसे और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। उसके आंखों के आगे एकांशी का मासूमियत से भरा हुआ मुरझाया चेहरा बार बार घूम रहा था, जिससे उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी हो गई थी और वो बिना देरी के अपने कार में बैठकर वहां से चला गया। ऑफिस पहुंचने पर उसे अपना केबिन बिल्कुल साफ नजर आता है। जो भी तोड़फोड़ उसने वहां की थी सब कुछ साफ कर दिया गया था। उसे केबिन में देखकर राघव भी जल्दी से उसके पास आता है और अयांश से कहता है, बाकी बोर्ड मेंबर्स आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर आपने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी तो वो वोट के द्वारा ये तय कर लेंगे कि नया डायरेक्टर कौन होगा
और आपको ऑफिस में एक एम्प्लॉय की जगह भी नहीं मिलेगी। उनका ऑफर है कि अगर आप अपनी मर्जी से अपनी कुर्सी छोड़ देंगे तो वो आपको चेयरमैन की जगह दे देंगे, लेकिन आप कंपनी में आने वाले प्रोजेक्ट को ही देखेंगे। कंपनी के शेयर्स न्यू डील्स को लेकर आप कोई फैसला नहीं देंगे। सेट अप अ मीटिंग। अयांश राघव की बात सुनकर उसी ठंडे पड़ चुके चेहरे के साथ कहता है और अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। सर, लेकिन ये उन लोगों की चाल है आपको कंपनी से निकालने की। ऐसे तो आप बिना पावर के हो जाएंगे और मुझे लगता है नई डायरेक्टर मिसेस सुनीता आदित्य को चुना जाएगा और मीटिंग में नक्श सर और मायरा मैम भी होंगे और मुझे नहीं लगता कि आपके अपने पद पर बने रहने के लिए कोई भी वोट करेगा मायरा मैम को छोड़कर। राघव परेशान होते हुए कहता है, इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग तुम संभालोगे, मेरी मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ तय करो। अब समय आ गया है कि अपने डार्क साइड को दुनिया के सामने लाया जाए और जिस प्रोजेक्ट को मैंने अपने तक रखा है उसे अपने लिए इस्तेमाल किया जाए। इस प्रोजेक्ट को मैं करने वाला हूँ, ये सुनते ही कंपनी के शेयर्स ऊपर चले जाएंगे और इसके बाद सारे बोर्ड मेंबर मेरे पक्ष में वोटिंग करेंगे। अयांश पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है। अयांश की बात सुनते ही राघव के चेहरे से परेशानी की सारी लकीर गायब हो जाती है और वो उत्साह के साथ कहता है, मैं तो भूल ही गया था इस बारे में, मैं अभी आपकी मीटिंग फिक्स करता हूँ। बोर्ड मेंबर कल सुबह मीटिंग के लिए आ रहे हैं, तो क्या मैं कल सुबह की ही प्रेस मीटिंग रख दूं? हाँ, इसी तरह करो। अयांश कहता है, ओके सर, मैं अभी सब कुछ अरेंज करता हूँ। कहते हुए राघव वहां से जाने ही वाला होता है कि अयांश उसे रोकता है और कहता है, मेरे डैड के बंगले को क्लीन करवा दो, मैं कुछ दिन वही रहूंगा और जूही वाले मेंशन में खाने और बाकी जरूरत का सारा सामान पहुंचा देना। सर, आप चांदीवली के मेंशन की बात कर रहे हैं? राघव रुकते हुए पूछता है। अयांश अपनी नजरें उठाकर कहता है, कोई सवाल? राघव बोला, लेकिन सर वो तो हमारे ऑफिस से काफी दूर है, आपको रोज आने जाने में काफी मुश्किल होती थी। तभी तो आपने जुहू में अपना बंगला लिया था, आपको याद नहीं है क्या? अयांश एकांशी के बहते आंसू को याद करते हुए मन में सोचता है, अगर मैं उसके करीब रहा तो ना जाने उसका क्या हसर करूंगा। उसकी शकल हर बार मुझे उस धोखे की याद दिलाएगी जो उसने मुझे दिया था और मैं अपना आपा खोकर किसी भी लड़की को तकलीफ नहीं देना चाहता। इतना सोचते हुए वो कहता है, इट्स फाइन, मैं हैंडल कर लूंगा, तुम बस उसे आज के आज साफ करवा दो। ठीक है सर, आपकी जैसी मर्जी। क्या मिसेस आदित्य को भी वही शिफ्ट करना है? राघव पूछता है। नहीं, वो जहाँ है उसे वही रहने दो। अयांश थोड़े गुस्से में कहता है। अयांश को गुस्सा आता देख राघव अब उससे कोई सवाल नहीं करता और चुपचाप केबिन से निकलकर खुद से ही कहता है, बिजनेस की दुनिया में हमेशा जीतने वाला शख्स रिश्तों की दुनिया में हार कर बैठा हुआ है। इधर एकांशी को अब भूख और अयांश की कही गई बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका सर दर्द से फट रहा था। वो वही सोफे पर अपने सिर पर हाथ रखे लगातार रोते हुए सोच रही थी, मैं अभी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़ी हूँ जहाँ ना जीने की इच्छा हो रही है और ना ही मरने की हिम्मत। जब मैं जानती हूँ कि मैं अयांश के लिए सिर्फ एक गलती और नफरत हूँ तो मुझे उसकी बातें इतना क्यों चुभती है, उसका मुझसे दूर रहना क्यों खलता है। बचपन से ही मैंने सोचा था कि किसी के दिल में जिंदा रहूंगी और अब उन सारे ख्वाबों का नतीजा ये है कि खुद के अंदर ही मर चुकी हूँ। उसने मुझसे कहा कि जब तक मेरे अंदर जान रहेगी तब तक वो मेरे साथ खेलेगा। उसने मुझे छूकर अपने हाथ ऐसे साफ किए जैसे मैं पता नहीं कितनी गंदी चीज हूँ। अब मुझे भी अपनी जिंदगी के आखिरी पन्ने का ही इंतजार है। मैंने सुना है अंत में सब ठीक हो जाता है। क्या अयांश कभी एकांशी को अपना पाएगा? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। शाम को जब राघव जूही के मेंशन में एकांशी के लिए खाना ले जाता है तब कई बार बेल जाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता, जिससे वो अयांश को कॉल लगाता है और उससे कहता है, सर क्या मिसेस आदित्य मेंशन पर नहीं है? कई बार बेल बजाने के बाद भी उन्होंने दरवाजा नहीं खोला है। राघव फोन पर अयांश से कह ही रहा होता है कि तभी घर का दरवाजा खुलता हुआ उसे दिखाई देता है, जिससे वो बिना कॉल को कट किए एकांशी से कहता है, मिसेस आदित्य। राघव के मिसेस आदित्य कहने पर अयांश समझ जाता है कि एकांशी ने दरवाजा खोल दिया है, जिससे वो कॉल को कट करने वाला होता है कि उसे अपने फोन से नक्श की आवाज आती है। राघव, मुझे लगा भाई होंगे। मिस्टर नक्श आप यहाँ? सर तो अपने पुराने वाले मेंशन पर हैं। राघव फोन को बिना कट किए नीचे करते हुआ कहता है, मुझे नहीं पता था, भाई से बात नहीं हुई मेरी, मुझे उन्हें कल की मीटिंग के लिए इन्फॉर्म करना था और कुछ बताना भी था, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो एकांशी काफी कमजोर लग रही थी और उसने कुछ खाया भी नहीं था। क्या आपके अयांश सर अपनी वाइफ का ख्याल नहीं रख रहे? नक्श एकांशी की तरफ देख कर कहता है। नक्श की बात सुन राघव अपने हाथ में लिए हुए बैग को ऊपर करते हुए कहता है, सर ने खाना भेजा है मिसेस आदित्य के लिए। ओह, लेकिन घर में कुछ भी खाने लायक ना देखकर मैं ग्रोसरी से काफी सामान ले आया था और खाना भी तो एकांशी तो खा चुकी है, अब इसे खाएगा कौन? इसे वापस ले जाइए। और हाँ भाई, कब तक आएंगे बता सकते हैं? नक्श कहता है, मुझे नहीं लगता वो आएंगे, आप पुराने मेंशन चले जाइए या फिर फोन पर बात कर लीजिए। राघव कहता है, ठीक है, मैं भाई से कल सुबह ही बात कर लूंगा, अभी मैं चलता हूँ। फिर एकांशी की तरफ देख कर कहता है, अपना ख्याल रखना, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताकर अच्छा लगा। और वहाँ से चला जाता है। मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताकर अच्छा लगा। ये सुनते ही अयांश फोन को कट कर देता है और अपने कमरे में टहलते हुए सोचता है, नक्श क्या कर रहा था मेरे घर में? क्या उस लड़की ने उसे वहाँ बुलाया था? इतनी देर में दरवाजा क्यों खोला? क्या वो दोनों? उसके दिमाग में ये सारी बातें जैसे जैसे आती जा रही थी उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, जिससे उसने अपनी कार की चाबी ली और गुस्से में ही मेंशन से निकलकर जुहू के मेंशन के लिए निकल गया। इधर नक्श के जाते ही एकांशी राघव से कहती है, क्या अयांश ठीक है? क्या वो आज भी घर नहीं आएंगे? उन्होंने मुझसे बस इतना ही कहा कि वो कुछ दिनों तक अपने पुराने मेंशन पर रहेंगे और आपको रोज खाना दे दिया करूं। राघव एकांशी के बात का जवाब देता है, ठीक है, आप इसे मुझे दे दीजिए। कहते हुए एकांशी खाने के बैग को ले लेती है और घर के अंदर आने को कहती है, नहीं, मुझे अयांश सर के लिए कुछ अर्जेंट काम करने हैं, मैं चलता हूँ। इतना कहकर राघव भी वहाँ से चला जाता है। इधर अयांश गुस्से में अपनी कार को तेजी से भगा रहा होता है। उसके मन में इस वक्त नक्श और एकांशी को लेकर काफी सारे सवाल चल रहे होते हैं। उन सवालों के बारे में सोचते हुए ही अयांश अपनी कार की स्पीड को कम कर देता है और एक समय के बाद वो अपनी कार को पूरी तरह से रोककर सड़क को घूरने लगता है। नक्श का उसके घर पर होना ना जाने क्यों उसे तकलीफ दे रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कि नक्श एकांशी से प्यार करता है और कोई भी अपने प्यार को दुखी नहीं देख सकता, तो नक्श ने उसे कंफर्टेबल करने के लिए क्या किया होगा। इतना सोचते हुए ही वो अपनी कार को मोड़कर वापस अपने डैड के मेंशन पर चला जाता है और वहाँ जाकर काफी ड्रिंक करने के बाद सोफे पर ही बंधा हुआ सो जाता है। इधर एकांशी अयांश के भेजे गए खाने को देखते हुए ही वही डाइनिंग टेबल पर सिर झुकाए गहरी नींद में चली जाती है। सुबह अयांश बिजनेस सूट पहने अपने बालों में जेल लगाकर सेट करने के बाद राघव को कॉल करता है और उससे पूछता है, क्या सब कुछ रेडी है? जी सर, एवरीथिंग इज रेडी। प्रेस आपकी मीटिंग को लेकर काफी एक्साइटेड है, उन्हें पता चला कि आपको डायरेक्टर की कुर्सी से हटाया जा रहा है। ओके, राघव के लंबे चौड़े बात का अयांश इतना ही जवाब देता है और घर के दरवाजे को खोलकर बाहर जाने ही वाला होता है कि उसे मेंशन के सामने नक्श अपनी कार में बैठा हुआ नजर आता है, जिससे वो कॉल को कटकर उसकी ओर ही बढ़ जाता है। मुझे लगा था आप मेरी एकांशी को मुझसे छीन कर उसके साथ काफी खुश होंगे, लेकिन आप तो यहाँ अकेले और वो वहाँ अकेले रह रही है।
नक्श कार से निकल मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता मुझे किसी से कुछ भी छीनने की जरूरत है। उस रात एकांशी और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी रजा भी थी। मैंने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की थी। अयांश अपने हाथ को पॉकेट में डालकर कहता है, वो भोली है और सीधी भी। आपने उसके साथ जो भी किया या उस रात जो भी हुआ मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन कल जब मैं आपके मेंशन गया तो मैंने एकांशी की हालत देखी। उसकी आंखें लाल थी, वो रोई थी, उसके सिर में दर्द था। इनफैक्ट उसे चला तक नहीं जा रहा था। क्या आप उसे मार देना चाहते हैं? मैं बस यहाँ आपसे यही कहने आया हूँ कि दोबारा मैं उसे इस हालत में नहीं देखना चाहता। नक्श बोल ही रहा होता है कि अयांश सख्त लहजे में कहता है, मेरे पास इन सब बकवास के लिए वक्त नहीं है। किसी लड़की के टॉपिक पर मैं बहस करके अपनी मीटिंग लेट नहीं कर सकता। इतना कहते हुए अयांश वहां से मुड़कर अपनी कार की ओर बढ़ जाता है और कार में बैठकर नक्श के सामने रोकते हुए कहता है, उसे मेरी एकांशी कहने की जरूरत नहीं है, अब वो तुम्हारी नहीं है। इतना कहकर अयांश वहां से चला जाता है और नक्श एकांशी के बारे में सोचते हुए अपनी कार में बैठ जाता है। मीटिंग हॉल में पहुंचने पर नक्श वहां पर सब पर अपनी नजर डालता है और सुनीता का मैनेजर उसे बैठने को कहता है। पहले से ही वहां सब आ चुके होते हैं, जिससे नक्श के आते ही मीटिंग शुरू हो जाती है। मीटिंग को रोकते हुए नक्श कहता है, भाई कहाँ है? क्या इस मीटिंग में कंपनी का डायरेक्टर मौजूद नहीं रहेगा? मायरा नक्श की बात का जवाब देते हुए कहती है, भाई की जगह मिस्टर राघव उनके असिस्टेंट मीटिंग में रहेंगे, क्योंकि भाई को कुछ अनाउंस करना था कंपनी के लिए। ठीक है, मीटिंग पर ध्यान दो, सुनीता कहती है और अपने मैनेजर की ओर इशारा करती है, जिससे मैनेजर कहता है, अब हम इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका कारण है आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनी के भविष्य की सुरक्षा, जिसका जल्द से जल्द बोर्ड मेंबर। मैनेजर बोल ही रहा होता है कि नक्श अपने हाथ को उठाकर सबको रोकते हुए कहता है, एक मिनट, मीटिंग का कारण बताने से पहले हमें डायरेक्टर अयांश के अनाउंसमेंट को सुन लेना चाहिए। आज की मीटिंग पर इसका काफी असर पड़ सकता है, इसलिए हमें उनकी बातें सुन लेनी चाहिए। मायरा कहती है, मैं मिस्टर नक्श से सहमत हूँ। सुनीता को ये पता था कि अयांश प्रेस में कुछ ऐसा कह देगा कि उसकी कुर्सी बच जाएगी, जिससे वो नक्श और मायरा पर गुस्सा करते हुए कहती है, क्या कह रहे हैं आप दोनों? पहले हमें अपना काम करना चाहिए, उसके बाद हम देख लेंगे। वो हमारे साथ कोई गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, हमें उसका इंतजार नहीं करना चाहिए। इधर अयांश प्रेस मीटिंग के लिए एक स्टेज पर खड़ा था, जहां उसके आगे एक माइक लगी होती है और मीडिया द्वारा लगातार फोटो खींची जा रही थी। सबको देखकर अयांश कहना शुरू करता है, मैं आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनी का डायरेक्टर अयांश आदित्य हूँ। जब मैंने अपनी कंपनी के लिए नए प्रोजेक्ट लिए, उस प्रोजेक्ट को करके दिखाया जो रिस्की था, जिसे कोई भी करना नहीं चाहता था। मैंने अपनी कंपनी को वो हर सीढ़ी दी जो उसे ऊंचाई तक ले गई। लेकिन मैं एक जगह गलत था। मैं आज तक सिर्फ बड़ी कंपनी के साथ काम करता था। छोटी छोटी कंपनियां भी मेरे साथ काम करना चाहती है, लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं मिला। अयांश की बातें पूरी मीडिया बिल्कुल खामोशी से सुन रही थी और उसकी कही गई बातों को अपने लैपटॉप या कॉपी पर लिख रही थी। कैमरे की फ्लैश लाइट लगातार अयांश पर पड़ रही थी, लेकिन अयांश बिना रुके सामने देखते हुए बोले जा रहा था, बीते रोज मुझे एहसास हुआ कि आप सबको मसालेदार न्यूज बहुत पसंद है। आप सब उसके लिए कहीं भी घुस सकते हैं, लेकिन आज की इस प्रेस मीटिंग का एक ही मकसद है, आप सबको इस साल की सबसे बड़ी न्यूज देना। अब से आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनी उन कंपनियों में इन्वेस्ट करेगा जिन्हें मेरी कंपनी के साथ मिलकर काम करना है। मैं उन सारी छोटी कंपनियों के साथ कम्युनिकेट करना चाहता हूँ जो मेरे साथ काम करना चाहती है। इधर इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग में अयांश के इस अनाउंसमेंट से सारे लोग सकते में आ जाते हैं और एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। राघव को पहले से इसके बारे में पता था, जिससे उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही होती है, लेकिन सुनीता का चेहरा बिल्कुल उतर जाता है। प्रेस का एक रिपोर्टर अयांश से कहता है, सर 35 सालों में आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनी ने ये एक अलग डिसीजन लिया है, क्या आपने इसका कोई प्लान बनाया हुआ है? अयांश कहता है, सबसे पहले आदित्य ग्रुप ऑफ कंपनी उस कंपनी में निवेश करेगा जिनके पास जिंदगी को आसान बनाने के लिए नया आइडिया हो। वो नई मशीन, नई तकनीक की खोज करना चाहते हो और ऐसे मशीन या चीजें बनाएं जो मजबूर या असहाय लोगों की मदद करें उस वक्त जब उनके साथ कोई नहीं होता। मैं चाहता हूँ ऐसी कंपनियां जो पैसों के अभाव से दुनिया को बेहतरीन चीज नहीं दे पा रही और अपने आइडिया को अपने दिमाग तक ही सीमित कर दे रहे हैं, उनके उस आइडिया को रियलिटी का रूप देकर दुनिया के सामने लाया जाए। क्या आप इसमें कंपनी का पैसा लगाने वाले हैं? इससे कोई लाभ नहीं हुआ और आपकी कंपनी का और भी ज्यादा लॉस हो गया तो क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान होगा? एक रिपोर्टर पूछता है, मैं इसमें कंपनी के पैसे नहीं लगाने वाला, इसमें मेरे खुद के पैसे लगेंगे, लेकिन सारी प्रॉफिट कंपनी को ही दी जाएंगी। और आज तक कभी भी अयांश आदित्य ने बैकअप प्लान नहीं सोचा। प्लान एक ही होता है, पहला या आखिरी। रास्ते बदलना मुझे पसंद नहीं। अयांश स्टेज पर घूमते हुए कहता है। इधर मीटिंग हॉल में उपस्थित एक बोर्ड मेंबर अपने लैपटॉप को सबकी ओर घुमाता हुआ उत्साह भरे लहजे में कहता है, कंपनी का स्टॉक ऊपर जा रहा है, कंपनी के स्टॉक लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, डायरेक्टर अयांश के अनाउंसमेंट ने कंपनी के शेयर्स को मार्केट में पूरी तरह से ऊपर कर दिया है। मीटिंग में उपस्थित बाकी सारे लोग भी अपने अपने लैपटॉप में अपनी कंपनी को लेकर सारे न्यूज पढ़ रहे होते हैं। काफी सारे प्रोजेक्ट को लेकर प्रपोजल भी आने लगते हैं, जिससे सब हैरान रह जाते हैं और सुनीता गुस्से में अपने मैनेजर की ओर देखती है, जिससे वो सबको शांत करते हुए कहता है, इस बात पर ध्यान दीजिए, समय बहुत कम है, डायरेक्टर अयांश को हमें कंपनी से निकालना। वो बोल ही रहा होता है कि नक्श उसे फिर रोक देता है और कहता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई ने फिर से साबित किया है कि ग्रुप ऑफ कंपनी का डायरेक्टर बनने का दावेदार और कोई भी नहीं है उनके अलावा। तो मैं डायरेक्टर अयांश की नई प्लान से पूरी तरह से सहमत हूँ। शेयर होल्डर और चेयरमैन दिनेश की तरफ से अयांश आदित्य के निकालने जाने को लेकर मैं विरोध करता हूँ। मायरा अपना हाथ उठाकर मुस्कुराते हुए कहती है, मैं भी अयांश आदित्य को सपोर्ट करती हूँ। आज की मीटिंग गलत बेस पर रखी गया है। इस मीटिंग के बाद अब क्या प्लान बनाएगी सुनीता? जानने के लिए सुने